Tem uma coisa acontecendo dentro da Rússia que devia preocupar Putin mais do que qualquer. As tropas russas tomaram Pokrovsk. हो सकता है ये नाम आपके लिए कुछ न कहे, लेकिन रूस के अंदर ये बहुत बड़ा होना चाहिए था। पोक्रोव्स्क वो शहर था जिसे पुतिन ने कब्जा करने की कसम खाई थी, जिस केंद्र के बारे में उसने साफ साफ कहा था कि वो रूस के लिए रास्ता खोल देगा। उसे पूर्वी यूक्रेन के बाकी हिस्से को भी अपने कब्जे में ले लेना था। प्रचार तंत्र ने जश्न मनाया। ये मोड़ था। ये इस बात का सबूत था कि रूसी युद्ध मशीन ने आखिरकार यूक्रेनी रक्षा को भेद दिया था। लेकिन फिर अगला महीना आया और फिर उसके बाद वाला महीना, और वो दरवाज़ा जो खुलने वाला था वो बस खुला नहीं। जो पुतिन की सबसे बड़ी जीत बनने वाली थी इस साल, उसने इसका उल्टा साबित किया। युद्ध के मुख्य शहर पर कब्जा करना, इससे लगभग कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस खोखली जीत ने एक ऐसी बात उजागर कर दी जिसे पुतिन 4 साल से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वह चीज़ युद्ध क्षेत्र में नहीं है, वो खुद रूस के अंदर है। समझने के लिए कि ये गंभीर क्यों है, जानना जरूरी है कि पोक्रोव्स्क सिर्फ एक आम शहर नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स केंद्र था। यह वह जगह थी जहां कई आपूर्ति मार्गों का मिलन होता था। जो पोक्रोव्स्क को नियंत्रित करता है वह पूर्व के एक विशाल हिस्से में आने जाने वाली हर चीज के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसी वजह से रूसी जनरल कहते थे कि अगर ये शहर गिर गया तो बाकी यूक्रेनी रक्षा भी साथ में ढह जाएगी, जैसे डोमिनो। इसीलिए पुतिन ने इस पर 1 साल से भी ज्यादा समय तक अपनी सारी ताकत झोंक दी। उन्होंने ये बात अपने लोगों से नहीं छुपाई। पिछले साल पुतिन ने कहा कि शहर का आधा हिस्सा कब्जे में है और बस कुछ हफ्तों की बात है कि पोक्रोव्स्क सर्दियों से पहले गिर जाएगा। उन्होंने इसे अपनी निजी प्रतिज्ञा बना लिया। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगा दी। और यही पर समस्या है, क्योंकि रूस को इस क्षेत्र में 50 किलोमीटर से भी कम आगे बढ़ने में लगभग 2 साल लग गए। आप समझ सके कि इसका मतलब क्या है। यह गति प्रथम विश्व युद्ध के सबसे खूनी हमलों से भी धीमी है। 100 साल से भी ज्यादा पहले सैनिक हर दिन कुछ मीटर कीचड़ जीतने के लिए हजारों की संख्या में मर जाते थे, क्योंकि रूसी सेना 21वीं सदी में ड्रोन और उपग्रहों के साथ भी उससे भी धीमी गति से आगे बढ़ी। वह सर्दी जिसे पुतिन ने समय सीमा तय की थी आकर चली गई और शहर महीनों तक वैसे ही खड़ा रहा। और जब वो गिरा तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी रूसी प्रचार में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ भी नहीं। मोर्चा आगे नहीं बढ़ा, डोमिनो नहीं गिरा, वो दरवाजा जो खुलने वाला था बंद ही रहा। यूक्रेन के पतन का वादा करने वाले जनरल वही के वही नक्शे को देखते रह गए जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया। और अगर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा करना भी कुछ नहीं बदलता तो ये ताकत की निशानी नहीं है, ये तो कहीं बड़े समस्या का पहला लक्षण है। अगर आप युद्ध पर इसी तरह का सीधा विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यही यहाँ करते हैं। जब रूस रुक रहा था तब यूक्रेन उसका उल्टा कर रहा था। खुद यूक्रेनी सेना के कमांडर के अनुसार अगले 30 दिनों में यूक्रेन की सेनाओं ने लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस हासिल कर लिया। यानी जो पक्ष आगे बढ़ना चाहिए था वही पीछे हट रहा था, जिस पक्ष को टूट जाना चाहिए था वही फिर से इलाका वापस ले रहा था। और अब रूस जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वही पूरी कहानी बयां करता है। खुले मैदान में टैंकों की कतारें दौड़ती हुई जो तस्वीरें थी उन्हें भूल जाओ, वो सब खत्म हो चुका है। आज रूस की बढ़त छोटे छोटे समूहों के जरिए होती है। कई बार सिर्फ 1-2 लोग होते हैं, पैदल घुसपैठ करते हुए, तहखानों और खंडहरों में छुपते हुए, हर इंच आसमान की निगरानी करने वाले ड्रोन से बचने की कोशिश करते हैं। जो युद्ध मशीन यूक्रेन को रौंद देने वाली थी वो अब ऐसी बन गई है। अकेले आदमी चलते हुए दुआ करते हैं कि उन्हें कोई देख न ले। ये कोई आक्रामक हमला नहीं है, ये एक हताश घुसपैठ है। यह एक स्पष्ट सवाल उठाता है, अगर रूस पारंपरिक तरीके से
यानी सिर्फ ताकत के दम पर जमीन नहीं ले सकता, तो वो अब भी ये युद्ध जीतने का इरादा कैसे रखता है? इसका जवाब हमेशा एक ही रहा, क्षय युद्ध। पुतिन की शर्त यूक्रेन से ज्यादा चालाक बनने की नहीं, बल्कि बड़ी ताकत बनने की थी। विचार सीधा और क्रूर था। रूस के पास ज्यादा लोग हैं तो सैनिक बदलते रहो और नुकसान उठाते जाओ जब तक सामने वाले के पास लड़ने वाला न बचे। रास्ते में कितने भी रूसी मारे जाएं, फर्क नहीं पड़ता, बस जरूरी है यूक्रेनियन पहले खत्म हो। समस्या पर लाशें फेंको जब तक समस्या खत्म ना हो जाए। अब ये हिसाब किताब दिखा रहा है कि ये पूरा नहीं हो रहा है, और ये आंकड़े डरावने हैं। जो विश्लेषक रूसी युद्ध पर करीब से नजर रखते हैं, उन्होंने पहली बार चेतावनी देना शुरू किया है। रूस अपने सैनिकों को इतनी तेजी से खो सकता है जितनी तेजी से वह नए सैनिकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। रुकिए और सोचिए, इसका मतलब क्या है? अगर रणनीति पूरी तरह दुश्मन से ज्यादा सैनिकों पर निर्भर हो तो उसकी नींव हिल जाती है, और ये कोशिश की कमी की वजह से नहीं है। रूस उन लोगों को जो लड़ने के लिए अनुबंध साइन करेंगे लगभग $80,000 के बराबर रकम दे रहा है। ये एक साल में एक औसत रूसी की तनख्वाह से 4 गुना से भी ज्यादा है। यह एक बड़ी दौलत है। और फिर भी इस साल की शुरुआत में भर्ती में 20% की गिरावट आई। पिछले साल की तुलना में पैसे की पेशकश पहले से कहीं ज्यादा है। अब आदमी इसे लेने नहीं आ रहे हैं, और घटती जा रही सैनिक संख्या को पूरा करने के लिए रूस अब आखिरी विकल्पों का सहारा ले रहा है। आज नए रंग रूटों का एक बड़ा हिस्सा समाज के सबसे कमजोर वर्गों से आ रहा है। कैदियों को जेल से निकालकर मोर्चे पर भेजा जा रहा है। कर्ज में डूबे लोग कर्ज माफी के बदले युद्ध में शामिल होने को तैयार है। प्रवासी लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। साथ ही उत्तर कोरिया से पूरे सैनिकों के जत्थे भेजे गए हैं, जिन्हें अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जंग लड़ने भेजा गया है। यह किसी स्वस्थ और आत्मविश्वासी सेना का व्यवहार नहीं है। ये वही है जो सेना तब करती है जब वो हताशा में अपने नुकसान भरने की कोशिश करती है, जितनी तेजी से वे हो रहे हैं, और वह इसमें सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात है जो साबित करती है कि खुद क्रेमलिन को भी इस समस्या की गंभीरता का पूरा अंदाजा है। सच तो ये है कि पुतिन सिर्फ एक दस्तखत से आदमियों की कमी को हल कर सकते थे। वह एक अमन लामबंदी का आदेश दे सकते थे, जबरदस्ती सभी को बुला सकते थे, सेना 1 महीने में भर सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करते। कारण? डर। क्योंकि पिछली बार जब उसने ऐसा किया, सैकड़ों हजार रूसी रातों रात देश छोड़कर भाग गए थे, हथियार उठाने की बजाय। तो जरा उस स्थिति के बारे में सोचो। पुतिन को अपने ही लोगों की प्रतिक्रिया का डर मोर्चे पर सैनिकों की कमी से ज्यादा है। यही वो आदमी है जिसे अपनी ताकत के चरम पर होना चाहिए था। ये दरार सिर्फ आम लोगों में नहीं है, ये उनमें भी है जिन्होंने इसे बनाने में मदद की थी। एक आदमी है, नाम इगोर गिरकिन। उसका नाम अहम है क्योंकि वह पुतिन का दुश्मन नहीं था, कम से कम शुरू में नहीं। गिरकिन 2014 में क्रीमिया के विलय में एक मुख्य किरदार था। वह उन्हीं में था जिन्होंने युद्ध की उस योजना में मदद की जो रूस को यहां तक लाई। वह टीम में था और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने पुतिन को नाकामयाब कहा। उसने साफ साफ कहा कि रूस इस तरह की सरकार के और 6 साल नहीं झेल सकता। उसने कहा कि पुतिन कायर और औसत दर्जे के हैं। और जानते हो उसके साथ क्या हुआ? पुतिन ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, और सिर्फ यही नहीं किया, सजा में गिरकिन को इंटरनेट इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया गया। उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। जिसने पुतिन को क्रीमिया पर कब्जा करने में मदद की, वो अब सेल में है। बोलने पर रोक है क्योंकि अब वो अपने बॉस के खिलाफ है। जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारी ताकत बनाई तुम्हें नाकामयाब कहने लगे, कुछ अंदर ही टूट गया है। लेकिन मान लो कि तुम लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो भी जाते हो। यही तो समस्या का हिस्सा है। इस जंग के लिए
तुम्हें अब भी पैसे चाहिए? और रूस के पैसे का एक ही नाम है, तेल। यही तेल सरकार के बजट, सैनिकों की तनख्वाह और मिसाइलों की खरीद को सहारा देता है। अगर आप तेल की आपूर्ति रोक देते हैं तो आप जंग को उसकी जड़ से काट देते हैं। और ठीक यहीं पर यूक्रेन ने निशाना लगाने का फैसला किया। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेनी ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर अंदर रूसी क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं और रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां कच्चा तेल असली ईंधन में बदलता है। और ये कोई एक दो हमले नहीं हैं। एक महीने में 30 से ज्यादा हमले हुए, जो युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा हैं। नतीजा बहुत भयानक है और इसे मापा भी जा सकता है। रूस का ईंधन उत्पादन लगभग 20 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। विशाल रिफाइनरियां जो पूरे क्षेत्रों को ईंधन उपलब्ध कराती थी, वे बस काम करना बंद कर चुकी है। और फिर वो दृश्य होता है जो सब कुछ बयां कर देता है। रूस पूरे ग्रह के प्रमुख ईंधन निर्यातकों में से एक देश जिसने ऊर्जा बेचकर संपत्ति पाई, उसे जहाज से पेट्रोल आयात करना शुरू करना पड़ा। जो देश आधी दुनिया को ईंधन देता है, वह खुद को ही ईंधन नहीं दे पा रहा था। और ये सिर्फ सरकारी कागजों तक नहीं रहा, ये असली जिंदगी में आ गया। रूस के कई इलाकों में ड्राइवरों को खत्म न होने वाली कतारों का सामना करना पड़ा। कई पेट्रोल पंपों पर बेचने को एक बूंद भी नहीं बची थी। जो जंग दूर यूक्रेन में होनी चाहिए थी, वो अब मोहल्ले के पेट्रोल पंप पर दिखने लगी। और दिक्कत सिर्फ ईंधन तक ही सीमित नहीं है। खुद रूसी सरकार को भी मानना पड़ा कि अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। इस साल के लिए आधिकारिक विकास दर का अनुमान 1% से ज्यादा से घटाकर आधा प्रतिशत से भी कम कर दिया गया है। और साल की शुरुआत में अर्थव्यवस्था सिकुड़ भी गई थी। मध्य पूर्व में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने फिलहाल इन घाटों को कुछ हद तक भरने में मदद की है, लेकिन ये एक अस्थायी राहत है। और रिफाइनरियों में हुआ नुकसान संरचनात्मक है। तेल को हिसाब से हटा दो और जो बचता है वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो एक साथ कई मोर्चों पर चरमरा रही है। तो देखो पुतिन कहां पहुंच गए। मोर्चा जाम है, सैनिक गायब हो रहे हैं, भले ही भारी रकम की पेशकश की जा रही हो। और अब वही पैसा जो सब कुछ चलाता है, स्रोत पर ही सूख रहा है। 4 सालों से इस युद्ध को टिकाए रखने वाली तीनों चीजें एक साथ ढह रही है। और फिर सवाल उठता है, जिस नेता ने सब साधन खो दिए, उसके लिए क्या बचा है? लेकिन जो किसी भी हालत में क्या अपने लोगों के आगे हार मानना मना है? तो कहीं और ताकत दिखानी पड़ती है। यही से कहानी खतरनाक हो जाती है। अगर पुतिन अब युद्ध के मैदान में जीत नहीं सकते और ये बात रूसियों को नहीं बता सकते, तो उन्हें बेतहाशा एक नई ताकतवर छवि की जरूरत है। कुछ ऐसा जिससे दुनिया और खासकर उनके लोग ये मानते रहें कि अभी भी वही हुकूमत करते हैं, कि वो अब भी ताकतवर है, कि वो हालात काबू में रखते हैं। और ठीक उसी वक्त रूसी ड्रोन सीमा के दूसरी तरफ नाटो के अंदर गिरने लगे। इस साल मई में एक रूसी ड्रोन ने सीमा पार की और रोमानिया के गैलेक्सिया शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमला किया। 2 लोग घायल हो गए। और इसका ऐतिहासिक महत्व है जिसे नजरअंदाज करना आसान है। ये पहली बार था लगभग 4 साल की जंग में रूसी ड्रोन ने नाटो क्षेत्र में किसी को घायल किया। वो सीमा जिसे पूरी दुनिया पार होते देखने से डरती थी, वो पार कर ली गई। और रोमानिया इस कहानी में कोई आम देश नहीं है, ये नाटो का सदस्य है। गठबंधन के नियमों के अनुसार एक सदस्य पर हमला सभी 32 सदस्यों पर हमला माना जा सकता है। और रोमानिया अकेला मामला नहीं है। ड्रोन पिछले कुछ महीनों में बार बार पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए गिरते रहे हैं। रुकिए और सोचिए, यह क्या दिखाता है? देखिए, युद्ध इतना तीव्र हो गया है, चारों ओर ड्रोन उड़ रहे हैं कि यह अपनी सीमाओं से बाहर फैल रहा है
उन देशों में भी जो लड़ाई में नहीं हैं। और इसी दौरान रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर बार बार हमले करने की धमकी दी और अपनी परमाणु बलों के साथ सैन्य अभ्यास भी किया, बस सबको याद दिलाने के लिए कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम भंडार है। और जानते हैं इसके पीछे क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि अमेरिका हमेशा रूस के लिए सबसे बड़ा अवरोधक रहा है, लेकिन अब उनका ध्यान बटा हुआ है। वे आंशिक रूप से ईरान के साथ युद्ध पर ध्यान दे रहे थे और इसी वजह से यूक्रेन के लिए जरूरी वायु रक्षा प्रणालियां भेजने में देरी हुई। पुतिन ने इसमें एक मौका देखा, एक ऐसा समय जब दुनिया दूसरी ओर देख रही थी, और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। लेकिन नाटो चुपचाप देखती नहीं रही। गठबंधन ने पूर्वी सीमा पर वायु रक्षा प्रणालियां भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी और इस फ्लैंक की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक पूरी ऑपरेशन शुरू किया। वो देश जिन्होंने सालों तक युद्ध को पड़ोसी की समस्या माना, अब अपने आसमान की सुरक्षा के लिए दौड़ रहे हैं। एक ओर साम्राज्य भीतर से चरमरा रहा है, न सैनिक, न ईंधन, न कोई प्रगति। दूसरी तरफ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन हरकत में आते हुए, हथियार बंद होते हुए, तैयार होते हुए, और दोनों एक दूसरे के और भी करीब आते जा रहे हैं। क्या तुम इसका आकार देख सकते हो? रूसियों की साल की सबसे बड़ी जीत से कुछ खास नहीं बदला। पैसे ने सैनिकों को लाना रोक दिया, चाहे पुतिन ने भारी दौलत देने की पेशकश की। और तेल, जो पूरी जंग का खर्च उठाता है, वह हमले की चपेट में है। रूस को अब बाहर से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। 4 सालों से इस जंग को जो कुछ भी सहारा दे रहा था, वो सब अब टूट रहा है एक ही समय पर। और असली खतरा तो यही छुपा है, क्योंकि जब आदमी हार नहीं मानता और उसके पास साधन नहीं बचते, तो उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ और चाहिए। यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए। और यही बात समझाती है कि ड्रोन नेटो की सीमा पार क्यों कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी के खिलाफ धमकियां, परमाणु अभ्यास, यह पुतिन की पूरी ताकत नहीं, बल्कि वही है जो बाकी सब असफल होने पर बचता है। कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने पुतिन की स्थिति को सबसे अच्छे ढंग से संक्षेप में बताया था। उन्होंने कहा कि पुतिन को न यूक्रेन, न नाटो, न प्रतिबंधों से डर लगता है। पुतिन असल में जिससे डरते हैं वो है 1 मिलियन रूसी सैनिक, जो एक दिन घर लौटेंगे और सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, हमने किसके लिए लड़ाई लड़ी? अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि पुतिन की पश्चिम के खिलाफ ये बढ़ती हुई कार्रवाई एक रणनीतिकार की ठंडी गणना है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की हताशा है जिसने अपना नियंत्रण खो दिया है? नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।